हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 22 दिसंबर और है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें अभी ये आर्टिकल बहुत न्यूज़ में था, कल बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है, क्योंकि अभी चाइना के अंदर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। उसमें एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो वो ज़्यादा उसका लिंक देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर। वो बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है चाइना के अंदर और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो इंडिया में भी आ सकता है जुलाई के अंदर। तो BE7 आइडेंटिफाइड इसे किया गया है। 4 केसेस इसके भी देखने को मिले हैं गुजरात और उड़ीसा के अंदर इस सब्सिक्वेंट मंथ में, मतलब दिसंबर के महीने में। बट इट वाज नॉट लिंक टू एन इंक्रीज सेवरिटी और इन्फेक्शियस। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा बढ़ने को देखने को नहीं मिलेगा और ना ही ये ज़्यादा इन्फेक्शियस इस बार देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट से आया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, और कहा है कि इस वायरस के लेकर हमें निगरानी करनी होगी और इसके लेकर हमें पीपल्स को वैक्सीनेट करना होगा अगर हमें इससे क्या होना है, कोरोना वायरस से या ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसका, उससे हमें बचना है। तो द BF7 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है, बिलीव टू बी लिंक टू द सर्ज इन कोविड-19 केसेज इन चाइना। चाइना में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। वाज आइडेंटिफाइड इन इंडिया एज फार बैक एज जुलाई। ये बताया जा रहा है कि इंडिया में ये जुलाई में बहुत ज़्यादा पीक पर होगा। फॉर इंस्टेंस ऑफ द ओमिक्रॉन सब वेरिएंट वाज जीनोम सीक्वेंस इन गुजरात और उड़ीसा में इसके 4 केस देखने को मिले हैं इस महीने में, दिसंबर के महीने में। अभी इशू तो हमने देख लिया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट चाइना में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इंडिया में भी आ सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो इसका नाम है B.1.1.529। एक वेरिएंट है सार्स कोविड 2 का, जो पहली बार रिपोर्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बाय द नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स सर्वेलेंस इन द साउथ अफ्रीका। सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? ये साउथ अफ्रीका में ऑन 24 नवंबर 2021 में पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था बोट्सवाना, और ये बहुत ज़्यादा फैला था और प्रोविडेंट वेरिएंट इस समय पे बन गया था सर्कुलेशन के फील्ड में पूरी दुनिया में। फॉलोइंग द ओरिजिनल BA.1 वेरिएंट सेवरल सब वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन एमर्ज, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी कैटेगरी ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट अमर्ज देखने को मिले हैं, जिसके अंदर BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 देखने को मिला है। अक्टूबर 2022 की बात करें तो 2 सब वेरिएंट BA.5 नेम्ड BQ.1 एंड BQ.1.1 बहुत ज़्यादा इसके फैलने को दिखे हैं ओमिक्रॉन वायरस के। 3 doses of an COVID-19 vaccine provide protection against several diseases and hospitalization caused by BA.1 and BA.2। 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो इस वायरस को, इसके जो आपको सब वेरिएंट देखने को मिलेंगे BA.1 और BA.2 को थोड़ा सा ठीक कर सकती हैं। इम्यूनिटी इफेक्ट ऑफ BA.2 आर सिमिलर टू दोज ऑफ इन BA.2.1, मतलब ऐसा इम्यूनिटी इफेक्ट देखने को मिलेगा BA.2 का जैसा BA.1 का देखने को मिला है। 3 dose vaccinated individuals, the BA.4 and BA.5 variant are more infectious than previous subvariant, making it likely as of in June 2022 for a new peak in COVID-19 infections to occur। मतलब जून में ये पीक पर पहुंच सकता है अपने ये वाला वायरस। ऑन 26 नवंबर द WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सार्स कोविड 2 को वायरस को एवोल्यूशन में लाए थे और डिक्लेयर किया था इसको, ये क्या है, पेंगोलिनेज है। B.1.1.529 एक वेरिएंट है जो कंसर्न के लिए देखा जा रहा है और इसको डेजिग्नेट किया जाता था ग्रीक लेटर के द्वारा। ये ओमिक्रॉन क्या है, इसका एक ग्रीक लेटर है। वैसे इसका बेसिकली नाम क्या है, B.1.1.529 इसका नाम है। WHO skipped the preceding letters न्यू Z in the Greek alphabet to avoid confusion। मतलब WTO ने क्या करा, न्यू Z लेटर्स को ग्रीक अल्फ़ाबेट से हटाया और कन्फ्यूजन से बचाते हुए इसको सिमिलरिटीज़ दी इंग्लिश वर्ड की, जिसका मतलब होता है न्यू, और फिर चाइनीज सरनेम इसे दिया जी, तो इसे क्या बोला गया, ओमिक्रॉन। द नेम ऑफ एन वेरिएंट हैज़ ओकेजनली बीन मिस्टेकन एज ओमिक्रॉन among some English speaker due to lack of familiarity with the Greek alphabet and the relative frequency of Latin prefix omni in the other common species।
G said project has assigned it in the GLADE identifier GR484A and the NEST train project has assigned it to GLADE identifiers 21K and 21L both belonging to the large Omicron group of 21M। मतलब ये ज़्यादा जो इसके नेस्ट स्टेम है वो ज़्यादा फैलने को देखने को मिलेंगे जो बिलोंग करते हैं ओमिक्रॉन ग्रुप 21.1 से। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो ये कहाँ पे सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, जैसे मैंने बताया बोट्सवाना में। तो सबसे पहले इसको 22 नवंबर 2021 में लेबोरेटरीज ऑफ बोट्सवाना में डिटेक्ट किया गया था, साउथ अफ्रीका में। बेस ऑन द उस टाइम पे सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था 11 से 16 नवंबर के बीच में। पहली टाइम ऐसा हुआ कि उस सैंपल्स में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में 8 नवंबर 2021 में फर्स्ट नॉन केसेस का देखने को मिला साउथ अफ्रीका के बाहर, और 2 पीपल्स को ट्रैवल्ड करते हुए पकड़ा गया 11 नवंबर को। वन वो जो एक इसमें से साउथ अफ्रीका से फ्लाई करा था, हांगकांग गया था वाया कतर, एंड अनदर ने ट्रैवल किया था इजिप्ट टू बेल्जियम वाया तुर्की। ऑन 26 नवंबर 2021 में WHO ने डेजिग्नेट किया ऐसे नाम, इसका नाम रखा गया B.1.1.529 एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसको एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया और इसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन आफ्टर द 15th लेटर इन द ग्रीक अल्फ़ाबेट। एज ऑफ 6 जनवरी 2022 द वेरिएंट हैड बीन कन्फर्म इन 149 कंट्रीज़। मतलब इतना ज़्यादा एक साल में ये बढ़ गया कि 149 कंट्रीज़ में इसको डिटेक्ट किया गया है। तो हमने ओमिक्रॉन की हिस्ट्री भी पढ़ ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जम्मू और कश्मीर के लिए दिया गया है। इसमें बताया गया है जो कश्मीरीज जो हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया है अभी चिलई कलन को। वहाँ का ये लोकल नेम दिया जाता है वहाँ के मौसम्स को देखकर। तो फर्स्ट द बिगिनिंग ऑफ 40 डेज हार्शेस्ट स्पेल ऑफ विंटर, मतलब जो सर्दी का मौसम होता है उसमें जो लोकल नेम होते हैं चिलाए कलन, चिलाए खुर्द, इनको वहाँ पर बनाया जाता है। आज हम देख लेंगे कि ये क्या है, और मेंस में भी इनसे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ के लोगों ने सेलिब्रेट किया है चिलाए कलन को एज एन फेरन डे इन द कश्मीर वैली ऑन द वेडनेसडे टू पॉपुलराइज द लूज एंड लॉन्ग वूलेंस ग्राउंड। मतलब उन्होंने वूलन गाउन पहने हैं टू फाइट द बीटिंग कोल्ड एज एन मिनिमम टेम्परेचर होस बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस हेयर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिला है चिलाए कलन के दौरान। अब देख लेते हैं चिलाए कलन बेसिकली होता क्या है। चिलाए कलन की बात करें तो एक मोस्ट सेवर पार्ट है विंटर का कश्मीर के अंदर, और इसको लोकल नाम से जाना जाता है चिलाए कलन। कंसिस्टेंस इसमें 3 मंथ्स देखने को मिलेंगे। इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में जिसको बोलते हैं चिलीज़, और चिलीज़ में बोला गया है चिलाए कलन है एक चिलाए कुर्द है और एक चिलाए बच्चा है। अगर बात करें चिलाए कलन की तो एक 40 डे का पीरियड है, किस चीज़ का, विंटर का। चिलाए कलन बिगेंस होता है, शुरू होता है दिसंबर 21 से और एंड होता है जनवरी 31 को नेक्स्ट ईयर में। चिलाए कलन फॉलोड बाय 20 डेज। चिलाए कलन क्या है, 20 दिन का है। एक लॉन्ग चिलाए कुर्द स्मॉल कोल्ड है दैट ओकर्स बिटवीन जनवरी 31 से फरवरी 19 तक रहता है। और 10 दिन का चिलाए बच्चा है। इसका मतलब इसका नाम क्या रखा गया है, बच्चा रखा गया है, क्योंकि ये 10 दिन का है सिर्फ। इसे बेबी कॉल भी बोलते हैं। विच इज़ फ्रॉम दी फरवरी 20 टू मार्च 20 तक ये क्या होता है, फैलने को देखने को मिलेगा। कौन, चिलाए कोल्ड और चिलाए बच्चा इसे भी बोलते हैं, बेबी कोल्ड भी इसे बोलते हैं। तो ये तीनों नाम क्या है आपको याद रखने हैं, चिलाए कलन, चिलाए कुर्द, और ये कितने दिन के होते हैं, और चिलाए बच्चा भी आपको याद रखना है। ये वहाँ के लोकल नाम दिए गए हैं विंटर को लेकर। जो वहाँ पर तेज क्या होती है, विंटर होती है, तो इस वजह से ज़्यादा विंटर को दर्शाने के लिए वहाँ पर लोकल नाम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली क्या है, हमारा एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, कैंसर्स के ड्रग्स जो हैं उनको अफोर्डेबल बनाना चाहिए। ये ऑथर्स ने कहा है, ऑथर्स भी 2 हैं इसमें, विश्वेश्वर जो एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और एक है चीताली राव जो एक कंसल्टेंट है थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क की। इन्होंने बताया है सब्जेक्ट टू ए स्पारिंग कॉस्ट ऑफ एन कैंसर मेडिसिन्स एंड देयर implication that have frequently been highlighted the word ever were delivered in a recent report। मतलब अभी एक रिपोर्ट आई है कैंसर केयर प्लान एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर बताया गया किस तरीके से मेडिसिन जो है इसके ड्रग्स जो है कैंसर को ठीक करने का, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उसको अच्छे से एडवर्टाइज नहीं किया है, और उसकी कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिल रही है।
टू द इम्प्लीकेशंस ऑफ एन हाई कॉस्ट ऑफ कैंसर केयर, मतलब ज़्यादा कॉस्ट देखने को मिली है कैंसर केयर की। कमेटी ने ये बताया है और नोट किया है अबाउट 40% ऑफ द कैंसर हॉस्पिटलाइज केसेस जो हैं वो फाइनेंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिले हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने कैंसर को ठीक कराने के लिए उधार ले रहे हैं, बोरिंग ले रहे हैं और अपने एसेट्स को बेच रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस चीज़ से पैसे ले रहे हैं, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से वो पैसे ले रहे हैं किस चीज़ को, अपने कैंसर को ठीक करने के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर्वाइवल रेट्स पे, तो कैटेस्ट्रोफिक ट्रीटमेंट कॉस्ट हैज़ सीरियसली इम्पैक्टेड सर्वाइवल। बेसिकली बात है जो सर्वाइवल मतलब जो कैंसर से पीड़ित है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें जैसे लाइक इंडिया, तो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें वाइल द 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स इन इंडिया, मतलब किसको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसका जीना क्या है, वो 5 साल तक सर्वाइव कर सकता है बस। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो एक 65% एंड 45% का रिस्पेक्टिव रहता है। इन कॉन्टेंस इन हाई इनकम कंट्रीज़ ये नियरली 90% क्या होता है उसका सर्वाइवल का चांस बन जाता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, बहुत कम चांस देखने को मिलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो 5 साल के अंदर अंदर उसका सर्वाइवल सिर्फ 5 साल ही रहता है। अब फार्मा कंपनीज ने इसका क्या जस्टिफिकेशन किया है, तो एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मेडिसिन्स कैन बी एक्सप्लेन बाय एन इंटरप्ले ऑफ एन टू रिलेटिव फैक्टर्स, मतलब इन्होंने 2 फैक्टर बताए जिसकी वजह से हमने क्या करी है, जो कैंसर की मेडिसिन है उसको महंगा किया है। फर्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट एडवांस बाय द लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक आर्ग्यूमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आवर $3 बिलियन देते हैं किस चीज़ को, न्यू मोलिक्यूल्स को लाने के लिए मार्केट में, मतलब हम $3 बिलियन खर्च करते हैं दवाई को बनाने के लिए, रिकॉप इन ऑर्डर टू रिमेन इन द मार्केट फॉर द इनोवेशंस, और इसकी इनोवेशन भी होती है। हाउएवर द WHO की रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने मेंशन किया है ऊपर की तरफ कि ऑब्जर्व किया जाए जो स्पेंडिंग हो रही है इसके रिसर्च पर, इसके डेवलपमेंट पर, मे बियर्स लिटिल टोन ऑन रिलेशनशिप्स टू इन हाउ फार्माकोटिकल्स कंपनीज सेट कैंसर मेडिसिन प्राइसेस, मतलब WHO ने रिपोर्ट भी किया है कि किस तरीके से वो इन प्राइसेस को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। और लेकिन फार्माकोटिकल्स जो कंपनीज है उन्होंने कहा है कि हम इस पर रिसर्च भी करते हैं, इसको बनाते भी हैं, इसकी क्या करते हैं, इसको फाउंड भी करते हैं, तो इसके लिए इनका प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे आउट क्या है इसका, अगर बात करें व्हेन ऑल एफोर्ट्स एंड मैन, जैसा ये सारा का सारा एफोर्ट मेंशन किया गया ऊपर की तरफ, कंसिडर डिमांड दैट कैंसर मेडिसिन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ए सफरिंग एट एन अफोर्डेबल प्राइस, मतलब इसका वे फॉरवर्ड यही है कि कैंसर की दवाई क्या देनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पर देनी चाहिए, जो बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट के लिए। मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन तो ऑथोराइज इंडियन कंपनीज टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हाई प्राइस कैंसर मेडिसिन, मतलब जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ है इंडिया के अंदर वो भी ज़्यादा प्राइस इसका रख रही हैं, इंक्लूडिंग दोज मेंशन अबाउट जो ऊपर मेंशन की गई हैं, बाय ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस CLS इन कीपिंग विद इन सेक्शन 84 एंड 92 ऑफ द पेशेंट्स एक्ट है हमारे पास, द CLS our right patients rights enabling domestic companies to manufacturing generic alternatives when prices of an patent medicine are high। तो उन्होंने कहा है कि अब क्या करना चाहिए, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़ है उन्हें क्या करना चाहिए, जेनेरिक मेडिसिन्स का अल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहिए। अगर इनका ज़्यादा प्राइस हो रहा है जेनेरिक मेडिसिन्स का तो उन्हें अगर पेटेंट मेडिसिन्स का ज़्यादा प्राइस हो रहा है तो उन्हें जेनेरिक मेडिसिन्स एक अल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहिए इसको बनाने के लिए। तो ये वो फॉरवर्ड बताए हैं ऑथर्स ने कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबल बना सकते हैं ड्रग्स की दवाई को। अब इससे साइड वाला जो आर्टिकल दिया गया है ये हमने पहले पेज पर कवर कर लिया था, ये ओमिक्रॉन के बारे में बताया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल के हमने कल भी डिस्कस किया था, इसमें बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस तरीके से अपॉइंट किया जा रहा है और जो CGI हैं वो इस पर कैसे कंसर्न उठा रहे हैं, हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। अब एक आर्टिकल ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे हमने परसों भी डिस्कस किया था लेकिन इसको आज हम फिर डिस्कस कर लेंगे। इस आर्टिकल में बताया कि INS मॉर्मेगू और उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। पहले INS मॉर्मेगू की बात करें तो एक सेकंड शिप है विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल की, जो एक डिस्ट्रॉयर है इंडियन आर्मी का, और इसको बनाया गया है मैजेगन डॉक लिमिटेड के द्वारा, MDL के द्वारा, और इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2016 में, और इसको अभी नेवी को दे दिया गया है, कमीशन कर दिया गया है 18 दिसंबर 2022 को। 18 दिसंबर को भी हमने क्या किया था, इसको डिस्कस किया था। अब इस आर्टिकल में देख लेते हैं इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। स्टोरीज़ की बात करें, इन ए बूस्ट टू एन कंट्रीज मैरीटाइम कैपेबिलिटी, सिंपल सी बात है, कंट्रीज़ की जो मैरीटाइम है, जो पानी की है, उसको कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। INS मॉर्मेगू एक ऑफिशियली ज्वाइन किया है उसने इंडियन आर्मी को,
मार्किंग ए सिग्निफिकेंट मिलस्टोन फॉर एन इंडिजीनियस मिलिट्री एक्सपेंडिशन, मतलब ये हमारे क्या देखने को मिलेगा, इसमें एक सिग्निफिकेंट मिलस्टोन्स आ जाएगा हमारा, जो हम इंडिजीनियस मिलिट्री एक्सपीडिशंस बना रहे हैं अपनी। वारशिप्स यार्ड 12705 नेम्ड आफ्टर द ग्योन पोर्ट सिटी ऑफ मोरमिगो, सेकंड ऑफ 4 विशाखापट्टनम, ये हमें क्लास डिस्ट्रॉयर देखने को मिलेगा जो बनाया गया है नेवी के लिए प्रोजेक्ट 15B के अंदर। अब ये प्रोजेक्ट 15B क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 15B की बात करें तो लॉन्च किया गया था 1990s में। टू ऐड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, मतलब क्या हम ऐड करेंगे अपनी नेवी को देंगे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और उसको इन्वेंट करेंगे, इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा। प्रोजेक्ट को नेम दिया गया था दिल्ली क्लास के द्वारा। इट वाज फॉलो बाय द प्रोजेक्ट 15 के, इसको फॉलो किया था, मतलब 15 के ए के पहले बाद में आया था। और कोलकाता क्लास विच प्राइमरली फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इन इक्विपमेंट इन सरफेस शिप्स। प्रोजेक्ट 15B और विशाखापट्टनम क्लास एक फॉलो ऑन ए क्लास ऑफ एन वेपन्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर, मतलब ये दोनों रिलेटेड किससे देखने को मिलेंगे कि हम गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर देंगे अपनी नेवी को। प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जनवरी 2011 में। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था एडवांस डिज़ाइन कंसेप्ट सच एज स्टेट ऑफ दी आर्ट के द्वारा। अब इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है INS मोरमिगो की, तो रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट क्या देखने को मिलेगा, वारशिप देखने को मिलेगा जिसको कंस्ट्रक्टेड किया गया था है कंट्री के अंदर। डिस्ट्रॉयर की लेंथ की बात करें तो 163 मीटर ये लंबा है और 17 मीटर ये वाइड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर वेट आपको 7400 टन देखने को मिलेगा जब इसको लोड किया जाता है। शिप इज़ प्रोपर्ड बाय 4 गैस टर्बाइन इसके अंदर देखने को मिलेंगे जिसमें कंबाइंड गैस के साथ हैं और गैस COCAG कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। प्रोपोर्शन सिस्टम अलाउज द शिप्स टू अचीव इन स्पीड ऑफ इन मोर देन 30 नॉटिकल्स माइल्स हार तक ये क्या कर सकता है, स्पीड्स को बढ़ा सकता है। एंड मैक्सिमम रेंज इसकी कितनी है, 4000 नॉटिकल माइल्स। इट कैन अकोमोडेट ऑफ क्रो अबाउट, ये कितने क्रू मेंबर्स को ले जा सकता है, 300 पर्सनल्स को ले जा सकता है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, वाइल इंडियाज इंटरेस्ट एंड आर क्लोजली टाइड टू इंडियन ओशन, बेसिकली इसको किस लिए बनाया गया है, इंडियन ओशंस के लिए बनाया गया है, क्योंकि गाइस इंडियन ओशन में ज़्यादा कंसर्न देखने को मिला है, ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है चाइना का। चाइना हैज़ बीन रैपिडली एक्सपेंडिंग इट्स नेवल फुटप्रिंट्स इन द रीजन, चाइना भी अपनी तरफ से क्या कर रहा है, ज़्यादा रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है अपने नेवल को, किसके अंदर, इंडियन ओशियन वाले रीजन में। एमिड ग्रोइंग चाइनीज़ स्ट्रेटेजी, मतलब जो चाइनीज़ की स्ट्रेटेजी बढ़ रही है उसको टैकल करने के लिए INS मोरमिगो को बनाया गया है। तो ये क्या थी, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें इस आर्टिकल को पढ़ना है। अभी क्या होगी, G20 की मीटिंग होगी जो 2023 में होगी। कहाँ पर होगी, जम्मू एंड कश्मीर में होगी। और वहाँ पर इसका ये साइन भी दिखा दिया गया है, शंकराचार्य टेम्पल के अंदर श्रीनगर के अंदर G20 का लोगो भी आ गया है। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन, उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है जो G20 की मीटिंग होगी। एज इंडिया इज सेट टू होस्ट 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशन इन सेप्टेम्बर नेक्स्ट ईयर, मतलब 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशंस को सितंबर में तक क्या कर लेगा, इंडिया अचीव कर लेगा। वन G20 मीटिंग इज़ बीन हेल्ड इन श्रीनगर, सबसे पहले क्या होगी, श्रीनगर में होगी। वी हैव रिक्वेस्टेड दैट वन मीटिंग इज़ ऑल्सो हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सेड एट एन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन जम्मू एंड वेडनेसडे। उन्होंने कहा कि एक हम मीटिंग कहाँ पर भी रखना चाहते हैं, एक मीटिंग हम रखना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ के गवर्नर ने कहा है, कौन से गवर्नर ने, मनोज सिन्हा ने, उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। अब G20 की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 20 मेंबर होते हैं, 19 कंट्रीज़ होती हैं, एक यूरोपियन यूनियन होता है। और इसकी मेंबरशिप कैसे दी जाती है, ट्रोइका के द्वारा। ट्रोइका बेसिकली एक तांगा होता है जिसके सामने 3 घोड़े बंधे होते हैं। तो इसका जो इसका टेनर होता है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता G20 का, और इंडिया इसके अंदर देखने को मिलेगा। और ट्रोइका से बात करें तो इसके अंदर पास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर और फ्यूचर ईयर आता है। पास्ट ईयर के अंदर इटली था जिसके 2021 में जिसको मेंबरशिप दी गई थी 2020 के अंदर। और 2021 की बात करें तो इंडोनेशिया को इसकी क्या दी गई थी, होस्टिंग दी गई थी। और 2022 की बात करें, 23 की बात करें तो किसको इसकी होस्टिंग दी गई है, इंडिया को इसकी होस्टिंग दी गई है जम्मू एंड कश्मीर में। जब ये मीटिंग होगी, जब इसके बारे में और आएगा, हम उसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को भी हमें सिर्फ क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा अमित शाह के द्वारा। NGOs फ्लोटिंग FCRA रूल्स विल नॉट बी टॉलरेट, मतलब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है
उसको क्या कर रहे हैं, जो NGOs हैं, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो टॉलरेंट, अगर वो उसको मानेंगे नहीं, FCRA को अगर वो लागू नहीं करेंगे, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो उनको टॉलरेंट नहीं किया जाएगा। यह मिश्रा जी ने कहा। FCRA बेसिकली क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है। ये NGOs पे क्या लगाता है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और NGOs को जो भी पैसा बाहर से आता है उसको लेकर FCA काम करता है। FCRA में वो रजिस्टर्ड करना पड़ता है, फिर ये NGOs अपना काम सही से कर सकती हैं। और अगर रजिस्टर्ड नहीं करा, FCRA का रूल नहीं माना, तो NGOs को क्या कर दिया जाएगा, बैन भी कर दिया जाएगा। अभी इंडिया के अंदर आपको 22 लाख प्लस NGOs देखने को मिल जाएंगी, और उसमें से FCRA ने और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कितनी अभी क्या हुई हैं, बैन भी हुई हैं। तो सिर्फ ये छोटा सा आर्टिकल था, आगे भी आर्टिकल आएगा आने वाले दिनों में, तो हमें इससे क्या कर लेंगे, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो वर्ल्ड पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है अभी US ने क्या कर दिया है, एक प्रीसीजियस और बॉम्ब्स और पैट्रियोटिक मिसाइल्स यूक्रेन को दे दिए। बेसिकली जेलेंस्की क्या होंगे, विजिट करेंगे व्हाइट हाउस में, जो US में देखने को मिलेगा। जो पैट्रियोटिक विल बी द मोस्ट एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल है। पैट्रियोट क्या है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिल जाएगा। सिस्टम बाय द वेस्ट हैज़ प्रोवाइडेड टू यूक्रेन, यूक्रेन को ही दिया गया है। बाइडन ने एडमिनिस्टर कहकर बताया है कि हमने वेडनेसडे को क्या करेंगे, $1.85 बिलियन की मिलिट्री ऐड देंगे, किसको, यूक्रेन को, जिसके अंदर देखने को मिलेगा एक तो बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे और कुछ पैट्रियोटिक मिसाइल्स देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ क्या हमें आर्टिकल रीड करना था, ये आगे भी आर्टिकल आएगा, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।